हेलो एवरीवन, कैसे हो? जल्दी से कमेंट करो जो जो बच्चा कक्षा के अंदर आ चुका है। आधुनिक भारत का इतिहास हमारा चल रहा था, जिसके अंदर हम 12 लेक्चर कर चुके थे और आधुनिक भारत के इतिहास को जिन 6 भागों में हमने बांटा था, उन 6 भागों में से 5 भाग हम कंप्लीट कर चुके थे। अब छठा भाग हमारा रहता है जिसको हमें करना है। तो आइए जानते हैं उस छठे भाग को हम क्या कहेंगे, जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया भी था। तो जिसको अगर कहा जाए तो गांधी युग, गांधीयन एरा जिसको कहा जाता है, गांधी युग जिसको हम कहेंगे। ठीक है, गांधी युग जो है, इनका टाइम कब से कब तक था? अप्रोक्सीमेटली आप जानते हो कि 1915 के अंदर भारत में आए थे। तो उसी के बाद में गांधी का जो युग था, यानी इनके जितने भी मूवमेंट हुए थे वो शुरू हुए थे। और जैसा कि आप जानते हो कि महात्मा गांधी के हमारे भारत में वापस लौटने के बाद नेशनल मूवमेंट जितने भी हुए थे, तो अप्रोक्सीमेटली सभी के अंदर इनका योगदान रहा है। ठीक है, वैसे वो एक अलग बात है कि आप जब भी कभी कक्षाओं में पढ़ते हो तो बहुत सारे बच्चे भी या आपके आसपास के व्यक्ति भी महात्मा गांधी जी के बारे में बोलेंगे कि बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। तो बेटा, जो भी बंदा ऐसा बोलता है कि अच्छे नहीं थे, बुरे थे, या उन्होंने ये किया वो किया, इसका मतलब है कि उन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, जिसने पढ़ा है वो नहीं बोल सकता ऐसा। हाँ, वो एक अलग बात है कि सिचुएशन के हिसाब से कुछ डिसीजंस थोड़े से कम एक्यूरेट हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। आइए, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। करते हैं शुरुआत। आज की कक्षा के अंदर मेनली हम क्या पढ़ेंगे, तो 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। महात्मा गांधी जी के बारे में पहले आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, छठा सेक्शन हमारा था आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर गांधी युग, गांधी काल। इससे पहले कांग्रेस काल हमारा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो गांधी काल के अंदर सबसे पहले तो हम महात्मा गांधी जी के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में ही पढ़ लेते हैं। इनका जन्म यू नो वेरी वेल कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर, जो कि कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। 1893 के अंदर महात्मा गांधी जी जो हैं 1893 में कहाँ चले गए थे? अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, अफ्रीका चले गए थे 1893 में। और इनके साथ वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। क्या इंसिडेंट हुआ? इनको एक स्टेशन आता है वहाँ पे, सेंट मैरिट्सबर्ग। इस स्टेशन के ऊपर काले गोरे के भेदभाव के कारण इनको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। ठीक है, इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था इस स्टेशन पर। तो एग्जाम में स्टेशन का नाम पूछ सकता है या इंसिडेंट पूछ सकता है। तो वहाँ पे इनको ऐसे काले गोरे के भेदभाव के कारण फेंक दिया था। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी के बारे में ही अब ये अफ्रीका गए। अफ्रीका में जाने वाले ये पहले भारतीय नहीं थे। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे पहले से भारत के मजदूर लोग भी थे और भी बहुत सारे कार्य करने वाले लोग थे। तो वहाँ पे क्या हुआ? 1906 में अफ्रीका की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। 1906 में अफ्रीका की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट के द्वारा क्या उन्होंने किया? उन्होंने भारतीयों के लिए जो भारतीयों का पंजीकरण था, वहाँ रहने के लिए रजिस्ट्रेशन था, उन सब के ऊपर गलत कुछ प्रतिबंध लगा दिए। भारतीयों के लिए गलत प्रतिबंध लगा दिए 1906 में। तो उस एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने क्या किया? सबसे पहले वहाँ पे अपने जीवन का फर्स्ट सत्याग्रह किया। तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह कब किया? 1906 में किया। ठीक है, और याद रखें कहाँ पे किया था? अफ्रीका में।
इसके बाद 1913 में फिर से महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन का सेकंड सत्याग्रह किया। कहाँ किया? ये भी वहीं अफ्रीका के अंदर किया। ये भी क्यों किया था? क्योंकि आप जानते हैं कि अफ्रीका के अंदर भारत के काफ़ी मजदूर गए हुए थे जो कि 5-5 साल के लिए बंधुआ मजदूर होते थे। यानी कुछ एक समय पीरियड होता था, एक समय होता था कि इतने समय के लिए बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करेंगे। जब उनका समय पूरा हुआ, जिन मजदूरों का समय पूरा हुआ, तो स्वतंत्र रूप से अफ्रीका के अंदर घूमते थे वो अपना रोजगार या अपना जीवन के लिए। तो अफ्रीकन गवर्नमेंट क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि जो ये मजदूर स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र ना हो पाए, दोबारा से बंधुआ मजदूर बन जाएं। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन सब के ऊपर टैक्स लगा दिए, बहुत सारे कर लगा दिए एक एक्ट पास करके, और उनको प्रतिबंधित भी कर दिया कि आप इस स्थान से इस स्थान पर नहीं जा सकते। तो ऐसे कुछ एक्ट यहाँ पे पारित हुए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इनके विरोध में दूसरा सत्याग्रह भी वहाँ पे क्या, कब? 1930 में। ठीक है, तो सबसे पहले 1906 के अंदर किया, फिर 1913 में। तो महात्मा गांधी जी के जीवन के अंदर ये 2 सत्याग्रह हैं सबसे पहले। और कहाँ पे हुए थे? ये अफ्रीका के अंदर हुए थे, इंडिया के अंदर नहीं हुए थे, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, इसके बाद वहीं पे 1913 के आसपास ही अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी जी ने 2 संस्थाएं बनाई थी। एक तो फॉनिक्स हाउस एंड टॉलस्टॉय हाउस। ठीक है, फॉनिक्स हाउस और टॉलस्टॉय हाउस, ये दोनों जो संस्थाएं थी, ये दोनों किस लिए थी? आम लोगों की, गरीब जनता, आम जनता की सहायता करने के लिए। तो आम जनता की सहायता करने के लिए संस्था बनाई महात्मा गांधी जी ने, वो आपको बता दिया मैंने कौन सी बनाई थी। चलिए, इसके बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी कहाँ आ गए? भारत में आ गए। और अब यहाँ से शुरुआत होती है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, यानी भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलनों की, जिसका हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने कब क्या सत्याग्रह किया, किस चीज़ में क्या योगदान दिया। तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं और यहाँ से शुरू करेंगे। और बच्चे एक बात याद रखना कि 9 जनवरी को, जिस दिन महात्मा गांधी जी आए थे, 2003 से 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? NRI डे। ठीक है, NRI डे मनाते हैं, इसको याद रखना आप। चलिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी 1915 में आए, तो इन्होंने 1916 में क्या किया? 1916 में साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ पे की ये? अहमदाबाद, जो कि कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात अहमदाबाद के अंदर साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में महात्मा गांधी जी ने। और किस लिए की थी? आम लोगों की, आम जनता की सहायता के लिए। ठीक है, तो आम जनता की या समाज सेवा आप बोल सकते हो, उनकी सहायता के लिए 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके साथ ही 1916 में ही और क्या हुआ था? बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया था? इन्होंने एक संस्था बनाई, एक आंदोलन शुरू किया, होम रूल लीग की स्थापना की 1916 के अंदर। ये क्या था? मार्च अप्रैल के आसपास। ठीक है, यानी अप्रैल 1916 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कर दी। और इसका मतलब क्या? देखो, होम का मतलब अपना घर, रूल का मतलब शासन, यानी अपने ही लोगों का शासन चाहा। यानी इसका मतलब एक प्रकार से एक आंदोलन था जिसके अंदर इन्होंने क्या मांग उठाई? इन्होंने मांग उठाई स्वशासन, यानी अपना भारतीयों का खुद का शासन के लिए, यानी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने मांग उठाई थी इसके अंदर। और यही होम रूल लीग जो है, ये मद्रास के अंदर इन्होंने शुरू नहीं किया था। मद्रास के अंदर होम रूल लीग जो है, इसकी स्थापना किसने की? वहाँ पे की एनी बेसेंट। ठीक है, एनी
बेसेंट ने मद्रास के अंदर किसकी स्थापना की? होम रूल लीग की। ये भी आप याद रखिएगा। आइए इसके बाद अब बात करते हैं इस दौरान और कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हमारे पास। और देखिए इस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल के बाद वाइसराय जो बने थे, अब वाइसराय थे इस समय पे, आप जानते हो गवर्नर जनरल तो थे नहीं, तो इस समय पे जो गवर्नर जनरल थे ना वो कौन थे कि जिस समय पे सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो पहले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 इस टाइम पे चेम्सफोर्ड थे और इन्हीं के टाइम पे ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी जो अभी मैंने आपको 1916 के अंदर बताया है। ठीक है, इसके बाद अगली घटना हमारी जिसको हम बोलेंगे कि 1916 के अंदर लखनऊ सेशन हुआ किसका? आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कौन सा सेशन हुआ? लखनऊ सेशन। ठीक है, और इस सेशन के अंदर 1916 वाला सेशन जो हुआ था, इसके अंदर अध्यक्ष कौन थे? इसके अंदर अध्यक्ष बने थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इस सेशन के अंदर अध्यक्ष थे। और ख़ास बात क्या हुई, क्यों हम इस सेशन को पढ़ रहे हैं? इस सेशन के अंदर जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था दो के अंदर, गर्म दल और नरम दल के अंदर, यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो पार्ट में बट गई थी कांग्रेस, उन दोनों का क्या हो गया? वो दोनों इस अधिवेशन में फिर से एक हो गई। तो ये बात आपने देख लिया कौन से अधिवेशन में हुई थी, एक कौन से सेशन में हुई थी। लेकिन एग्जाम में आपसे अगर थोड़ा सा डीप करके पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि किस के प्रयास से एक हुई थी। तो गर्म दल और नरम दल जो हैं ये किसके प्रयास से एक हुए थे? ये हुए थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो हैं इनके प्रयासों से नरम दल और गर्म दल एक हुए। और इसी सेशन के अंदर एक और अच्छी बात हुई थी, जो हम बोलें तो मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया था, भाग लिया था, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो गई थी दोनों मिलकर के। और एग्जाम में पूछेगा यहाँ से भी घुमा फिरा के, तो मुस्लिम लीग किसके प्रयासों से एक हुई थी? गांधी के प्रयासों से। यानी कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसके अंदर जो मुस्लिम लीग है वो गांधी के प्रयासों से आई और गर्म दल नरम दल एनी बेसेंट के प्रयासों से एक हुए थे। ठीक है, तो इसी के अंदर मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब गांधी जी के और क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ हुई थी वो हमें पढ़नी है। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखिए अगला हमारा 1917। ये तो हमने पढ़ा 1916 में जो 3-4 घटनाएं घटित हुई थी। अब 1917 इसके अंदर याद रखें इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन, एक सेशन हुआ था। ठीक है, और इस सेशन की खास बात क्या थी? इस सेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और वो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट कांग्रेस के किसी सेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी। कौन से में? 1917 का जो हुआ था। और ये 1917 का सेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता के अंदर ये सेशन आपका हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी जी यू नो वेरी वेल हमारे देश में आ चुके थे। उनके चर्चे अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह के पहले ही भारत के अंदर भी फैल चुके थे, तो लोग उनको भली भांति जानते थे। इसी बीच क्या हुआ कि जैसे ही लखनऊ सेशन हुआ या फिर और दूसरे सेशन हुए, तो महात्मा गांधी जी के से मिलने के लिए एक व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ला। ये किसान थे चंपारण के। राजकुमार शुक्ला एक चंपारण के किसान थे। तो इन्होंने महात्मा गांधी से काफ़ी बार मुलाकात की। इन्होंने कहा कि चंपारण के अंदर अत्याचार हो रहा है किसानों पे,
तो आप वहाँ पे जाके हम चाहते हैं कि आपकी अगुवाई में एक आंदोलन हो और अत्याचार से किसानों को मुक्ति मिले। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में आना, बाद में इस पे विचार किया जाएगा। तो राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा, जहाँ भी गांधी जी जाते वहीं पे वो पहले से ही मिलते इनको और इनके पीछे पीछे दौड़ते रहते और अपनी कहानी बताते रहते हैं। तो एट लास्ट महात्मा गांधी जी ने कहा ठीक है, वहाँ के मैं वहाँ की पहले सिचुएशन देखूंगा, उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि ठीक होगा तो वही विचार वही एक्टिविटी की जाएगी। तो फिर भी राजकुमार शुक्ला को विश्वास नहीं हुआ और उसके बाद भी वो महात्मा गांधी जी के पीछे पीछे लगे रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने उनको वचन दे दिया कि ये मैं वचन देता हूँ कि पक्का मैं चंपारण के अंदर आऊँगा और वहाँ की स्थिति का सुधार करने के लिए अपने पूरे प्रयास करूँगा। तो उसके बाद वो चले गए और महात्मा गांधी जब चंपारण गए तो राजकुमार शुक्ला ने क्या है कि वहाँ की सारी सिचुएशन बताई। सिचुएशन क्या थी कि ब्रिटिश लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए नील की खेती करवाते थे भारतीय लोगों से, यानी कि जितनी भी जिसके पास ज़मीन होती थी लगभग उसके 3/4 हिस्से पे वो बोलते थे कि भारतीयों को अनिवार्य है क्या करना, नील की खेती करना। और उस नील की खेती के लिए कोई भी इनकम भारतीयों को नहीं मिलती थी, जिसके कारण और टैक्स बढ़ता जा रहा था भारतीयों के ऊपर, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के अंदर जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती गई। और एट लास्ट महात्मा गांधी जी जब गए वहाँ पे तो क्या हुआ, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। भारत के अंदर अपना पहला सत्याग्रह, भारत के अंदर अपना पहला सत्याग्रह शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने। और जो राजकुमार शुक्ला से जो मिले महात्मा गांधी तभी तो ये सत्याग्रह हुआ। और इसी सत्याग्रह के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी मिली। और इसके अलावा महात्मा गांधी जो भारत के अंदर जो नेशनल मूवमेंट के अंदर जो इंक्लूड हुए ना, जितने उन्होंने प्रयास किए वो इसी के कारण सारे, यानी इसी के बाद इन सब से मेलजोल हुआ। भारतीय नेताओं के साथ इस मूवमेंट के बाद ही ये प्रसिद्ध हुए और उनके साथ मेलजोल हुआ। जब इस चंपारण सत्याग्रह जो ना, ये जो सत्याग्रह हुआ था ये चंपारण में हुआ था, इसीलिए इसको चंपारण सत्याग्रह बोला जाता है। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था। और इसी सत्याग्रह के सिलसिले में जब वो मुजफ्फरपुर गए थे बिहार के अंदर, तो वहाँ पे ही उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले थे, आचार्य कृपलानी मिले थे और भी बहुत सारे नेता लोग, उनको इसी आंदोलन के दौरान मुलाकात हुई थी और जान पहचान हुई थी। यानी कि ये आंदोलन भारतीय इतिहास के अंदर बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इतिहास को बदलकर इसी एक आंदोलन ने रख दिया। चलिए, तो ये आंदोलन का इम्पैक्ट क्या पड़ा कि अगले 4 महीने के अंदर जो किसानों को से नील की खेती कराई जाती थी वो बंद कर दी ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, क्योंकि ये आंदोलन इतना हिंसा भी हुई, वैसे इस आंदोलन के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं हुई, बट इस आंदोलन के अंदर हिंसा भी हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। तो 1917 में हमने घटना पढ़ी। अब 1917 के बाद 1917 का 1918, 1918 के अंदर क्या हुआ? रॉलेट एक्ट लगा। 1918 के अंदर भारत में रॉलेट एक्ट लगा। ये जो भारत के अंदर रॉलेट एक्ट लगा, इसके अनुसार क्या था कि भारतीय लोग ग्रुप में नहीं चल सकते थे, यानी भारतीय लोग जो हैं वो ग्रुप में नहीं चल सकते। ये था रॉलेट एक्ट आपका 1918 में लगा, जो मार्च 1918 में लगा। इसी का विरोध करने के लिए कुछ पंजाब के अंदर देखिए लगा था मुख्य रूप से, और इसी का विरोध करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए। ठीक है, और इकट्ठे कहाँ पे हुए? वो जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठे हुए। तो और उनके इकट्ठे होने से पहले वैसे भी जो आपके सत्यपाल मलिक थे और सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। ठीक है, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी थी क्योंकि रॉलेट एक्ट का इन्होंने विरोध किया था। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद लोगों के अंदर और विरोध की भावना छिड़ गई और जलियांवाला बाग के अंदर, जलियांवाला
बाग जो था उसके अंदर लोग इकट्ठे हुए, और इकट्ठे हुए तो एक थे जनरल ओ डायर। इन्होंने क्या किया, इस भीड़ पर गोलियां चलवा दी और बहुत से निहत्थे लोग मारे गए। ठीक है, बहुत से निहत्थे लोग मारे गए। यही था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ, ये गोलियां वगैरह कब चली, तो 13 अप्रैल 1919 को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, चलिए। और एग्जाम में पूछ सकता है कि गिरफ्तारी किस किस की हुई थी, पहले सत्यपाल मलिक और सफुद्दीन किचलू की हुई थी। और रॉलेट एक्ट कब आया, 1918 में। इसी को कहा जाता है काला कानून। ठीक है, रॉलेट एक्ट को एक और नाम कहा जाता है काला कानून भी इसको कहा जाता है। इसी के बाद हंटर रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट के अंदर किसको दोषी ठहराया गया, भारतीयों को। हंटर, देखिए हंटर कमीशन एक अलग था जो कि शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा में सुधार से संबंधित था। हंटर रिपोर्ट जो थी वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आई थी, और इसके अंदर भारतीयों को दोषी ठहराया गया कि भारतीय लोगों ने क्यों कानून तोड़ा और क्यों वो सारे के सारे इकट्ठे हुए। चलिए, और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसके बारे में एक दो बात वैसे याद रखना कि महात्मा गांधी जी ने एक उपाधि का त्याग किया था इसके विरोध में, जिसको हम कह सकते हैं केसर ए हिंद। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था इसके बाद। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी एक उपाधि का त्याग किया था जिसको हम बोल सकते हैं नाइटहुड। तो ये दो उपाधियों का त्याग हुआ था इस हत्याकांड के बाद में। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और महात्मा गांधी ने, जो आपके सामने लिखा उन्हें, केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, और इसके अलावा जो वायसराय की कमेटी में जो भारतीय लोग थे जिनकी नियुक्ति हो रखी थी भारतीय लोगों की, उन्होंने भी अपना त्याग पत्र दे दिया। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि नाम बताओ वो कौन कौन थे। ठीक है, तो अगर आपसे नाम पूछा जाए तो SP सिन्हा और शंकरन, तो नाम उनके आप याद रखेंगे, SP सिन्हा और शंकरन। ठीक है, नायर पूरा बोलो तो SP सिन्हा और शंकरन नायर, ये दो थे जिन्होंने वायसराय की कमेटी से इस्तीफा दे दिया इस हत्याकांड के बाद में। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इसके बाद आप जानते हो कि प्रथम विश्व युद्ध हमारा समाप्त हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद में तुर्की भी, आप जानते हो कि तुर्की ने भी युद्ध लड़ा था और उसने जर्मनी वगैरह की तरफ से लड़ा था। तो युद्ध के बाद में 1918 में युद्ध हुआ, और 1919 से 1920 इस टाइम पे एक खिलाफत आंदोलन चलाया गया युद्ध ख़त्म होने के बाद। ये खिलाफत आंदोलन क्यों चला था, किसने चलाया था, तो ये चला था मुस्लिम लीग के अली बंधुओं ने। ये मुस्लिम लीग के थे जो थे अली बंधु, इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया भारत के अंदर ब्रिटिश वालों के खिलाफ। और क्यों चलाया, ये जो तुर्की देश था, तुर्की कंट्री जो है, उसके अंदर जो पाशा थे, पाशा को मुस्तफ़ा अली पाशा, अगर आप पूरा नाम याद रखें तो मुस्तफ़ा अली पाशा को तुर्की का नवाब बनवाना चाहते थे। तो मुस्तफ़ा अली पाशा को तुर्की का नवाब बनाने के लिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया भारत के अंदर। किसने, अली ब्रदर्स ने, अली बंधुओं ने, याद रखें। इसके अलावा एक और घटना जो घटी तो इसके बाद में चेम्सफोर्ड के काल में ही, वो हुई थी 1920 में, 1920 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन चलाया। क्यों चलाया, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेज़ों ने कहा था भारतीयों को कि भारत अगर हमारा साथ देगा तो भारत को स्वायत्त राज्य बना देंगे, डोमिनियन स्टेट बना देंगे, यानी कि आंशिक स्वतंत्र या आंशिक गुलाम आप बोल सकते हो, ऐसा राज्य बना देंगे। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारत को स्वायत्त
देने से मना कर दिया, स्वायत्त राज्य बनाने से मना कर दिया। इसलिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, कब? 1920 में। लेकिन इसी दौरान 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटित हुई और उस घटना को हमने क्या नाम दिया? उसको हम बोलते हैं चौरा चोरी कांड, ठीक है, या चौरा चोरी इंसिडेंट। ये जो चौरा चोरी घटना हो, इसका मतलब क्या था कि 5 फरवरी को एक भीड़ ने गोरखपुर जिले के चौरा चोरी थाने के अंदर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चोरी थाने के ऊपर हमला कर दिया, इसमें आग लगा दी, जिसके अंदर 22 पुलिसकर्मी मारे गए और उन 22 में से मैक्सिमम पुलिसकर्मी जो थे वो भारतीय थे। तो इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि 12 फरवरी के अंदर ही 1922 में अपना असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, यानी इस आंदोलन को वापस ले लिया। अप्रोक्सीमेटली 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है यहाँ तक। ये सारी घटनाएं थी जो किसके काल में हुई थी? चेम्सफोर्ड के काल में, और जो महात्मा गांधी से संबंधित थी वो तो रहेंगी ही आपकी जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। इसके बाद अगले हमारे वायसराय, जिनको हम बोलेंगे लॉर्ड रीडिंग, और ये रहे थे 1921 से 1926 तक। 1921 से 1926 तक ये रहे थे वायसराय भारत के अंदर। और इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था, देखिए, एक घटना घटित हुई थी 1922 से 1923 में, एक हुई थी 1924 के अंदर घटना घटित, 1921 से 1931 के अंदर भी आपको याद रखना है कि क्या हुआ था, और एट लास्ट 1925 में भी एक घटना हुई थी, वो भी आपको याद रखनी है। कुल मिला के 4 घटनाओं के बारे में अभी मैं आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद आज की कक्षा हमारी हो जाएगी समाप्त, यानी कंप्लीट हो जाएगी आज की हमारी कक्षा। तो देखो 1922 से 23 में क्या हुआ, इस दौरान एक नई पार्टी बनी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, इस पार्टी को बनाने के लिए या संस्थापक कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे C.R. दास, और इसके अंदर सचिव कौन थे इसके? वो थे मोतीलाल नेहरू। यानी मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने एक पार्टी बनाई, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश विधानसभा है उसको अंदर से तोड़ना। लेकिन 1928 के अंदर ये पार्टी आपकी किसके अंदर मिल गई थी? दोबारा से कांग्रेस के अंदर ही जा कर के मिल गई थी। ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही ये पार्टी जा कर के मिल गई थी। इसके बाद 1924 इसमें क्या हुआ था? एक और पार्टी बनाई गई थी, कम्युनिस्ट भारतीय पार्टी। ये किसने बनाई थी? इसको बनाया था M.N. रॉय ने। और एग्जाम में आपसे जो अगर डीपली पूछेगा तो पूछेगा कि M.N. रॉय ने जो ये कम्युनिस्ट भारतीय पार्टी बनाई थी ये कहाँ से प्रेरित होकर बनाई थी? तो ये 3rd कम्युनिस्ट कमीशन के अंदर गए थे, 3rd कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कमीशन के अंदर गए थे रसिया के अंदर 1920 में। ठीक है, तो M.N. रॉय जो हैं वो 1920 में गए थे 3rd कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कमीशन, इसमें गए थे। तीसरा विश्व कम्युनिस्ट कमीशन जो था उसके एक बैठक में गए थे, और वहीं से इन्होंने प्रेरणा लेकर M.N. रॉय ने 1924 के अंदर कम्युनिस्ट भारतीय पार्टी का गठन किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 1921-31 के अंदर क्या हुआ था? इस समय पे नई दिल्ली का निर्माण हुआ था। नई दिल्ली जिसके अंदर कौन कौन सी जगह आती है? नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक आपने सुना होगा, ठीक है, या प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन आपने सुना होगा।
ये राष्ट्रपति भवन जो है इसके बारे में एग्जाम में पूछता कि पहला वायसराय कौन था जो कि राष्ट्रपति भवन में बैठा था, प्रेसिडेंट हाउस में बैठा था। तो याद रखें इरविन थे ऐसे पहले वायसराय, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। या फिर एक और जगह गोल ढकोना, ये जगह वो है जो कि आपकी नई दिल्ली के अंदर आती हैं। या आप एक और बोल सकते हो सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो नई दिल्ली के अंदर नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, प्रेसिडेंट हाउस, गोल ढकोना या सेक्रेटेरिएट, ये सारी जगह आपकी आती हैं, ठीक है। इंडिया गेट भी इसी के अंदर आता है। अब इसके बाद अगली जो घटना 1924 में एक और हुई थी। 1924 के अंदर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? बेलगांव अधिवेशन। और इस अधिवेशन के अंदर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष बने थे। और महात्मा गांधी जी ने कौन सी मांग उठाई इसमें? प्राथमिक शिक्षा की। महात्मा गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा की मांग उठाई इस अधिवेशन के अंदर। इसीलिए एग्जाम में अगर आपसे कभी पूछे कि प्राथमिक शिक्षा के जनक या पिता कौन है? महात्मा गांधी जी, आपको जवाब देना है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद 1924 के अंदर ही एक और घटना घटित हुई थी, तो यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा इरेज कर देता हूँ। 1924 के अंदर ही एक और घटना घटित हुई थी जिसको हम बोलेंगे, किस किस ने किया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर और सचिन सान्याल। इन तीनों ने मिलकर के 1924 में एक नई पार्टी का गठन किया था जिसको हम बोल सकते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसी पार्टी का नाम 1928 में बदलकर क्या कर दिया गया था? हिंदुस्तान सेम था, रिपब्लिक भी वही था, एसोसिएशन भी वही था, बस हिंदुस्तान और रिपब्लिक के बीच में एक शब्द जोड़ दिया था, सोशलिस्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये पार्टी किसने बनाई? भगत सिंह, चंद्रशेखर, सचिन सान्याल ने। कब बनाई? तो 1924 में। इसी का नाम बदलकर 1928 में क्या कर दिया? सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया था, ठीक है। चलिए, अब इसी पार्टी ने एक घटना को अंजाम दिया। वो घटना क्या थी वो देखिए, जो कि लास्ट 1925 में आपकी घटित हुई थी। तो 1925 में जो घटना घटित हुई थी, किसने घटित किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, जो भगत सिंह ने पार्टी बनाई थी। इसने क्या किया? एक षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है वो, काकोड़ी षड्यंत्र जिसको कहा जाता है, ठीक है, काकोड़ी कॉन्स्पिरेसी। इसमें क्या था कि काकोड़ी के पास अंग्रेज़ों के ट्रेन जा रही थी जिसके अंदर खजाना भरा हुआ था, यानी खजाने से भरी हुई एक ट्रेन जा रही थी अंग्रेज़ों की। तो इन्होंने क्या किया? इस पार्टी के लोगों ने मिल करके उस खजाने को लूटना चाहा, उसको लूटने की कोशिश की, ठीक है। और इस घटना के बाद बहुत से लोगों को फांसी भी दी गई, ठीक है। अब वो फांसी किस किस को दिया गया वो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है उनके बारे में। तो वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहौरी और रोशन सिंह, ठीक है, रोशन सिंह यहाँ लिख देता हूँ। अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी और राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने ही वो नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इस घटना के बाद इन चारों को क्या हुआ था? इसके इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा हुई थी, जो आपको याद रखनी है।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी कक्षा थी जिसके अंदर हमने बहुत सारी घटनाओं को पढ़ा। देखिए एग्जाम के अंदर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बच्चों, पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम का होता है उसी प्रकार से आपको कराया जा रहा है। आज लेक्चर नंबर 13 था, 2 लेक्चर और रहते हैं, यानी कि 1925 के आसपास हम पहुंच गए हैं। 1947 तक हमें हिस्ट्री हमारी होती है, जो हमें घटनाओं को पढ़ना होता है। तो आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर 2 लेक्चर हमारे और रहते हैं, उसके बाद हमारा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए। प्रॉब्लम आए तो कमेंट करते रहा करो। थैंक यू।